अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई कीप माई हेड स्ट्रेट टूवर्ड माई गोल, ये कहना है हमारे आज के टाइटन फ्रांसिस इंगानो का। दोस्तों, आज टॉकिंग टाइटन्स के पहले एपिसोड में मैं आपके सामने एक टाइटन की कहानी रखने जा रहा हूँ। कहानी ऐसी जो दंग कर दे, जो सोचने पे मजबूर कर दे, जो हौसले बढ़ा दे, जो रोंगटे खड़े कर दे। फ्रांसिस इंगानो। शायद आज से पहले आपने ये नाम ना सुना हो, लेकिन आज के बाद आप इस नाम को भूल नहीं पाएंगे। मैं हूं अब्दुल वहाब तुर्क और आप देख रहे हैं टॉकिंग टाइटन्स। फ्रांसिस इंगानो 5 सितंबर 1986 को कैमरून के एक छोटे से टाउन, जिसे आप विलेज भी कह सकते हैं, बाती में एक गरीब घर में पैदा हुआ। फ्रांसिस इंगानो के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया जब वो सिर्फ 6 साल का था। उसे 6 मील रोज चलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए, यानी कि 9 किलोमीटर। So it took me almost 2 hours to get at school. गुर्बत की वजह से सिर्फ 10 साल की उम्र में उसे सैंड माइंस में काम करना पड़ा। You worked in a sand mine when you were young. I was about 10 years old when I started that because I was in the village. कैमरून अफ्रीका का एक गरीब मुल्क है और इस तरह की कंट्रीज में क्राइम रेट ज़्यादा ही होता है। ऐसी बहुत सी गैंग्स ने फ्रांसिस इंगानो को अप्रोच किया और ऑफ़र दी कि इन्हें ज्वाइन करें। फ्रांसिस इंगानो का बाप एक स्ट्रीट फाइटर था जो पैसों के लिए लोगों के हाथ पांव तोड़ता था, और फ्रांसिस इंगानो इसी बात से मोटिवेशन लेता था कि उसे एटलीस्ट अपने बाप जैसा नहीं बनना। अपने दिल और दिमाग में कहीं उसने एक ख्वाब बुन लिया था, और वो ख्वाब था इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग करना। माइक टायसन और मोहम्मद अली उसके आइडियल थे। And I always watch boxing because my dream was to boxing. That was like my motivation to watch Mike Tyson. 22 साल की उम्र में उसने अपने ही टाउन में एक बॉक्सिंग क्लब में एडमिशन लिया और अपने ख्वाब के मोतियों को एक धागे में पिरोने लगा। बहुत सी मुश्किलात के बावजूद, गुर्बत, गरीबी, फैमिली इश्यूज से गुजरते हुए 1 साल तक अपनी ट्रेनिंग उसने जारी रखी। फिर 1 साल बाद उसकी तबीयत ख़राब होने पे उसने अपनी ट्रेनिंग रोक दी। पैसे ना होने की वजह से उसकी डाइट ऐसी ना थी जैसी एक बॉक्सर की होनी चाहिए। हौसले बुलंद थे, और अगर जिस्म साथ ना दे तो एक फाइटर रिंग में अपने ओपोनेंट को पछाड़ नहीं सकता। But since I didn't eat in the morning, by noon, 1 or 2, I'm hungry, I'm starving. इस दौरान फ्रांसिस इंगानो ने बहुत सी ऑड जॉब्स की और अपनी किस्मत से लड़ता रहा, पर उसका ख्वाब उसे रातों को सोने नहीं देता था। 26 साल की उम्र में उसने ये फैसला किया कि अब उसे ये मुल्क छोड़ के, बल्कि ये अफ्रीका छोड़ के यूरोप जाना ही पड़ेगा अपने ख्वाब को सच करने के लिए। फ्रांस, ये वो जगह थी जहां फ्रांसिस इंगानो पहुंचना चाहता था। वो बॉक्सिंग रिंग उसे बुला रही थी, पर वहां पहुंचने के लिए ना उसके पास पैसे थे, ना कोई स्पॉन्सर, और उसे कहाँ पता था कि स्पेन की जेल उसका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, जिस तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें स्मगल की जाती हैं, ठीक उसी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क इंसान भी स्मगल किए जाते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है, और ये मुसलसल हो रहा है ऑलमोस्ट हर कंट्री में। ये इतना ख़तरनाक प्रोसेस होता है उन लोगों के लिए जो स्मगल होके जा रहे होते हैं कि इसमें उनकी जान जा सकती है। जंगल के रास्तों से या पानी के रास्तों से उन्हें गुजरना होता है। ना खाना सही से दिया जाता है, ना कुछ पीने के लिए। Sometimes we live in the forest, hiding for the cops. बाज़ औक़ात तो खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं जाता। उन्हें शूट किया जा सकता है अगर वो पकड़े गए और ना रुके तो, या फिर उन्हें जेल हो सकती है और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है उनकी कंट्री वापस। और यही वो रास्ता है जो फ्रांसिस इंगानो ने चुना, कैमरून से फ्रांस जाने के लिए। 6 बॉर्डर क्रॉस करने थे उसे फ्रांस तक पहुंचने के लिए, जो कोई समझदार इंसान शायद एक बार करने की गलती ना करे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि वहां पहुंचते ही फ्रांसिस इंगानो को रिंग में खड़े करके किसी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर से लड़वा दिया जाएगा। एक तरफ वो जिंदगी थी जिसे वो जीना नहीं चाहता था, और एक तरफ वो ख्वाब था जिसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार था। I'm like, I don't know exactly what the hell is boxing, but I know what is my dream, and I'm gonna try.
सफ़र शुरू हुआ और उसने पहला कदम लिया यूरोप की तरफ, जिसकी पहली मंजिल थी नाइजीरिया। और इसमें उसे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि कैमरून पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको नाइजीरिया के वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। साउथ नाइजीरिया योला में पहुंचने के बाद एंगानो को नॉर्थ में कानो की तरफ जाना था, जिसका डिस्टेंस 400 माइल्स है। इस सफ़र में उसे सिर्फ 2 दिन लगे। जब वो कानो पहुंच गया तो अब उसे अपने सफ़र की दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ना था, जो थी नाइगर। एक और बॉर्डर क्रॉसिंग, पर इस बार इल्लीगल। Use all the back doors. एंगानो के पास वीज़ा नहीं था नाइगर एंटर होने के लिए, तो उसने पुलिस और बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर्स को रिश्वत दी। एंगानो के पास उस वक्त जितने पैसे थे वही उसके लिए सब कुछ थे, क्योंकि उसे आगे भी इन्हीं पैसों से सरवाइव करना था। जिस बच्चे के पास स्कूल में कभी पेन नहीं थी तो कभी लिखने के लिए नोटबुक नहीं थी। जब दूसरे बच्चे वेकेशंस ख़त्म करके स्कूल आते तो अपनी चीज़ों की नुमाइश उसके सामने किया करते थे। तब वो उस नोटबुक के खाली पन्नों को देखता था, जिसे वो आज भर रहा था अपने खून से। As long as you have a dream and believe in yourself, I think a success is just a matter of time. सफ़र जारी रहा। अगली मंजिल थी अल्जीरिया। अल्जीरिया के सफ़र में एंगानो के साथ 24 और लोग थे जो ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। एक ह्यूमन स्मगलर ने इन 25 लोगों को अलग अलग गाड़ियों में, जो कि 4x4 ओपन रीवो थी, उसमें डाला और सहारा डिज़र्ट के रास्ते उन्हें अल्जीरिया पहुंचाने निकल पड़ा। इस 24 घंटे के सफ़र में, जिसमें सहारा डिज़र्ट का टेम्परेचर 65 सेल्सियस था, फ्रांसिस एंगानो ने कहा इसमें हमारे पास पानी भी नहीं था ज़्यादा पीने के लिए, क्योंकि उसे कैरी करने की जगह नहीं थी गाड़ी में। हमारी हालत ऐसी हो गई थी जैसे हम कभी भी मर सकते हैं। हमें जो पानी पीने के लिए मिला उसमें कुछ जानवर मरे हुए पड़े थे। अल्जीरिया पहुंचने के बाद एंगानो अब समझने लगा मुल्कों के आपसी रिश्तों को। माली ने एक बार अल्जीरिया की हेल्प की थी एक वॉर में, जिस वजह से इन दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अगर आपके पास मालियन सिटीज़नशिप है तो आप अल्जीरिया में रह सकते हैं, और अगर कोई बाहर का सिटीज़न इल्लीगल अल्जीरिया में पकड़ा जाए तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। मोरक्को इमिग्रेशन के मामले में किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। इमिग्रेशन की सख्ती इसलिए ज़्यादा है वहाँ क्योंकि मोरक्को वो कंट्री है जो यूरोप के करीब है। मोरक्को पहुँचने के बाद अब डिसाइड ये करना था कि किस स्पेनिश आइलैंड पे जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था एंगानो की जर्नी का, क्योंकि वहाँ पहुँच के उसे असेलम लेना था, और वो 2 आइलैंड थे, नंबर 1 सियोटा या फिर नंबर 2 मेलीला। पहले एंगानो ने मेलीला को चुना। पर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सका और किसी तरह जान बचा के भाग आया। इस दौरान उसे स्मगलर्स की तरफ से फोर्स किया गया कि वो जंगल में रहे चुपके, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसे ढूंढ ना लें। बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बावजूद भी वो यूरोप में एंटर नहीं हो पा रहा था। फिर उसने दूसरा रास्ता सियोटा का चुना, पानी के रास्ते स्पेन में एंटर होने का। You push me back against the wall. I try my best to turn away, but lips collide and there we go. जब समंदर के रास्ते वो कुछ लोगों के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो मोरक्कन पुलिस के हेलीकॉप्टर की नज़र में वो लोग आ गए। भागने की या छुपने की नाकाम कोशिश में कश्ती समंदर में उलट गई। कुछ लोग समंदर में डूब के मर गए। एंगानो भी डूबने ही वाला था कि रेड क्रॉस टीम ने आके उसे और बाकी कुछ लोगों को बचा लिया और उन सबको स्पेन पहुंचा दिया गया। उसे स्पेन की डिटेंशन सेंटर में, जो एक जेल थी, उसमें डाल दिया गया। कैमरून से स्पेन की जेल तक का ये सफ़र 1 साल का था। उस डिटेंशन सेंटर को देख के फ्रांसिस एंगानो को वो बॉक्सिंग रिंग ज़रूर याद आई होगी जिसके सपने सजाए वो कैमरून से निकला था। स्पेन की उस जेल में वो 2 महीने तक मेंटली टॉर्चर होता रहा
उसे ऐसा लगा वो शायद पागल हो जाएगा। It's like deja vu. It's like deja vu. पर 2 मंथ्स बाद जब स्पेन उसकी फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसे डिपोर्ट ना कर सका, तो फिर उसे असाइलम देके स्पेन में ही छोड़ दिया। अब जब वो यूरोप में मौजूद था असाइलम के साथ, तो उसके सामने कोई रुकावट नहीं थी स्पेन से फ्रांस जाने के लिए। अगर आपके पास स्पेन का असाइलम है तो आप फ्रांस, इटली और जर्मनी जा सकते हैं यूरोप में। तो हीरो ने ट्रेन ली और चल दिया फ्रांस की तरफ। ये वो मंजिल थी जिसके लिए वो अपने घर से निकला था। 14 महीनों का ये सफ़र अब ख़त्म होने को था, पर असली इम्तिहान तो अब भी बाकी था। वो बॉक्सिंग रिंग जो उसे ख्वाबों में दिखाई देती थी, वो अब भी एक ख्वाब ही था। फ्रांस पहुंचने के बाद उसे फेमस कैमरोनियन फॉर्मर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट फर्नांड लोपेस के बारे में पता चला, जो अब एक MMA कोच है। उसकी एक जिम आज भी MMA फैक्ट्री के नाम से फेमस है। फर्नांड लोपेस की जब मुलाकात फ्रांसिस इंगानो से हुई तो लोपेस ने इंगानो को अपनी जिम में काम दे दिया, हेल्पर का, या ये कहें तो गलत नहीं होगा कि स्वीपर का। इंगानो उन दिनों पार्किंग में सोया करता था, पर साथ साथ इंगानो उसी जिम में अपनी प्रैक्टिस करता रहा और उसने अपने ख्वाब के बारे में, जिसके लिए वो कैमरून से फ्रांस इतनी तकलीफ़ें झेल के आया था, लोपेस को बताया। फर्नांड लोपेस ने फ्रांसिस इंगानो को कन्विंस कर लिया कि वो बॉक्सिंग में नहीं बल्कि MMA में अपनी किस्मत आजमाए। इंगानो को ये बात समझ आई और उसने फर्नांड लोपेस की जिम में ही MMA की ट्रेनिंग लेना शुरू की। उसका कोच फर्नांड लोपेस खुद था। फर्नांड लोपेस की जिम के अंडर इंगानो ने 6 लोकल फाइट्स लड़ी, जिसमें से वो 5 जीता और 1 हारा था। फर्नांड लोपेस की जिम पे नज़र थी अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप की, UFC, और अब UFC की नज़र में आ गया था फ्रांसिस इंगानो। UFC का बिजनेस मॉड्यूल ही कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें पता है किसी को ज़मीन से उठा के स्टार कैसे बनाना है। UFC की नज़र उसके फ्यूचर स्टार पे थी, पर UFC को ये नहीं पता था वो फ्यूचर स्टार एक दिन UFC को ही नचा देगा। UFC ने फ्रांसिस इंगानो की फर्स्ट फाइट अरेंज की एक न्यू कमर लुइस हेनरिक के साथ ऑन 19 दिसंबर 2015। मुकाबला अच्छा होता अगर लुइस हेनरिक के अगेंस्ट कोई और होता, पर यहाँ था फ्रांसिस इंगानो, जिसने इस फाइट को सेकेंड राउंड में ही नॉकआउट से ख़त्म कर दिया। फ्रांसिस इंगानो ने अपनी सेकेंड फाइट 10 अप्रैल 2016 को लड़ी कर्टिस ब्लेड्स के अगेंस्ट। इंगानो ने ये फाइट भी जीत ली टेक्निकल नॉकआउट से सेकेंड राउंड में। 23 जुलाई 2016 थर्ड फाइट न्यू कमर बोजन के अगेंस्ट, एक बार फिर TKO इन फर्स्ट राउंड। 9 दिसंबर 2016 फोर्थ फाइट एंथनी हैमिल्टन के अगेंस्ट, फाइट सबमिशन से ख़त्म हुई फर्स्ट राउंड में। विनर को UFC परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस से नवाजा गया और वो विनर था फ्रांसिस इंगानो। 10 साल की उम्र में सैंड माइंस में पत्थर तोड़ने वाला बच्चा अब UFC में लोगों के मुंह और गुरूर तोड़ रहा था। UFC ने फ्रांसिस इंगानो को एक नया नाम दिया, दी प्रीडेटर, शिकारी। इंगानो के कैरियर की सबसे हाई प्रोफाइल फाइट थी अब एलिस्टर ओवररीम के साथ। इंगानो ने ये फाइट फर्स्ट राउंड में नॉकआउट से ख़त्म कर दी। इस नॉकआउट को आज तक याद रखा जाता है मोस्ट ग्रेटेस्ट एंड ब्रूटल नॉकआउट्स में। और यहाँ से इंगानो ने UFC के साथ अगली 8 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंगानो की फर्स्ट फाइट स्टाइप मियोचिच के साथ थी, UFC हैवीवेट चैम्पियनशिप। ये फर्स्ट टाइम था जब इंगानो चैम्पियनशिप फाइट लड़ रहा था, वो भी दुनिया के सबसे बड़े बैड एस हैवीवेट चैम्पियन से। सारी दुनिया की नज़र इसी पे टिकी हुई थी कि आज इंगानो हैवीवेट चैम्पियनशिप जीत सकता है या नहीं। अब तक इंगानो UFC में अनडिफिटेड रहा था और 20 जनवरी 2018 को फ्रांसिस इंगानो अपनी फर्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की मैच स्टाइप मियोचिच से हार गया।
नेक्स्ट फाइट डेरिक लेविस से 7 जुलाई 2018। फ्रांसिस इंगानो ये फाइट भी हार गया। इसके बाद वो कर्टिस ब्लेड्स जूनियर डॉस सैंटोस से फाइट जीता भी, पर चैंपियनशिप हारना शायद एक बहुत बड़ा झटका था। जितना सफ़र वो तय करके यहाँ तक आया था, अब इससे कम में वो इस कहानी को समेटना नहीं चाहता था। इसके बाद रोजेनस्ट्रक के साथ उसकी फ़ाइट 3 बार पोस्टपोन हुई कोविड की वजह से। पर जैसे कि मैंने आपको कहा था, UFC का बिजनेस मॉड्यूल, वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रांसिस इंगानो और UFC के बीच हुआ था, उसे ही फ्रांसिस इंगानो को बचाना था। डेना वाइट जो कि UFC का प्रेसिडेंट है, वो जानता था कि उसके अकाउंट में नोटों की बारिश तब ही होगी जब उसका स्टार प्लेयर रिंग में होगा। फाइनली डेना वाइट ने रोजेनस्ट्रक और एंगानो का मैच अरेंज कर दिया। एंगानो ने ये मैच सिर्फ 20 सेकंड्स में ही ख़त्म कर दिया, रोजेनस्ट्रक को नॉकआउट करके। और एक बार फिर परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का अवार्ड एंगानो के नाम हुआ। और अब एक बार फिर एंगानो हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तैयार था और ओपोनेंट कोई और नहीं, मियोचिच ही था, जिससे एक बार पहले एंगानो चैंपियनशिप हार चुका था। 27 मार्च 2021 वो दिन था जब UFC वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का टाइटल एंगानो ने अपने नाम किया, सेकंड राउंड में मियोचिच को नॉकआउट करके। फ्रांसिस इंगानो UFC का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका था। चैंपियन बनने के बाद एंगानो कुछ मंथ्स तक कोई फाइट नहीं लड़ा। उसकी पहली शर्त थी UFC से कि सबसे पहले उसे इजाज़त दी जाए कि वो एक बॉक्सिंग मैच लड़े, और दूसरी शर्त कि उस समय हर फाइटर को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाए। डेना वाइट ने इससे साफ इनकार कर दिया। अब UFC और फ्रांसिस इंगानो के रास्ते अलग होने लगे, पर कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी था। डेना वाइट चाहता था कि फ्रांसिस इंगानो सिर्फ UFC के लिए लड़े और इसके अलावा भी उसे कोई और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हम ना दें। पर इंगानो अब स्टार बन चुका था, एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और ज़िद्दी वो कितना था इस बात का अंदाज़ा अब तक आपको भी हो गया होगा। पर चैंपियन बन जाना अलग बात है और चैंपियन टाइटल को डिफेंड करना एक अलग बात। जब ऊपर वाला आपको कहीं पहुंचाना चाहता है तो वो कहानी ऐसे लिखता है जिसमें कई सरप्राइजेस छुपे होते हैं, और इस कहानी का आखिरी सरप्राइज का आना अभी बाकी था। साइरिल गैन, फ्रेंच प्रोफेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, जो उसी जिम से निकल के आया था जिससे फ्रांसिस इंगानो आया था, जिसका कोच वही था जो फ्रांसिस इंगानो का कोच था, फर्नांड लोपेज जानता था कि फ्रांसिस इंगानो किस तरह फाइट लड़ता है। इंगानो को अपनी ताकत पे पूरा यकीन था। वो अब तक सारी फाइट्स या नॉकआउट से जीता था या फिर TKO से। इंगानो को रेसलिंग नहीं आती थी और साइरिल गैन को इसी में एक्सपर्ट बनाया फर्नांड लोपेज ने। फर्नांड लोपेज अपनी जिम से एक और चैंपियन देना चाहता था और UFC को इंतज़ार था अब अपने नए स्टार का। हाइप एक बार फिर क्रिएट हुई, ज़मीन से फिर किसी को उठाया गया, फिर किसी पे पैसा लगा और फिर किसी के लिए तालियां बजी। अब फ्रांसिस इंगानो की जगह साइरिल गैन था। इंगानो इस दौरान कैमरून गया, अपने घर जहाँ से वो आया था। उसने बच्चों के लिए जिम खोले वहाँ, ताकि उसकी तरह कोई छोटा बच्चा अगर बड़े सपने देखना चाहे तो देख सके। उसने एजुकेशन सेंटर्स खोले वहाँ और कैमरून ने उसे अपना हीरो मान लिया।
10 मंथ्स के ब्रेक के बाद 22 जनवरी 2022 को UFC ने फ्रांसिस इंगानो वर्सेस साइरिल गेन का मैच सेटअप किया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब UFC फ्रांसिस इंगानो की नहीं बल्कि साइरिल गेन की तरफ थी। फ्रांसिस इंगानो को नी इंजरी थी, इसके बावजूद वो ये फाइट लड़ा। मैच शुरू हुआ तो वही हुआ, फ्रांसिस इंगानो के पास साइरिल गेन की रेसलिंग का कोई जवाब नहीं था। फर्स्ट राउंड फ्रांसिस इंगानो हार गया। सेकंड राउंड साइरिल गेन ने अपनी गेम जारी रखी पर फ्रांसिस इंगानो कुछ नहीं कर सका। दूसरा राउंड भी फ्रांसिस इंगानो हार गया। हीरो हारने वाला था अपने ओपोनेंट साइरिल गेन से भी, अपने एक्स कोच फर्नांड लोपेस से भी और डेना वाइट यानी कि UFC से भी। कहते हैं जो बहुत कुछ हार चुका होता है उसे हारने का डर नहीं होता। तीसरा राउंड शुरू हुआ। अब हीरो ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। फ्रांसिस इंगानो अब रेसलिंग लड़ने लगा। इस बात ने हर एक को दंग करके रख दिया। फ्रांसिस इंगानो ने अपना आखिरी दाव बचा के रखा था। तीसरा और चौथा राउंड इंगानो ने जीत लिया। अब फाइनल राउंड था। साइरिल गेन ने शायद ये सोचा भी नहीं था कि जिसमें वो खुद को एक्सपर्ट समझ रहा था, फ्रांसिस इंगानो उसी फॉर्मेट की फाइट में उसे लाजवाब कर देगा। और वही हुआ। फ्रांसिस इंगानो ने पहली बार डिसीजन विन से अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के टाइटल को डिफेंड कर लिया। For the winner, Francis Ngannou! Representing Cameroon on the world stage, UFC heavyweight Francis Ngannou has become a hero and inspiration to his people. इसके बाद फ्रांसिस इंगानो कभी लौट के UFC रिंग में नहीं आया। उसकी 2 शर्तें UFC नहीं माना और वो इससे कम में मानने वाला नहीं था। 16 मई 2023 को प्रोफेशनल फाइटर्स लीग PFL ने फ्रांसिस इंगानो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और टाइसन फ्यूरी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है बॉक्सिंग में, उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि उसे फ्रांसिस इंगानो के साथ एक बॉक्सिंग मैच लड़ना है। ये मैच सऊदी अरेबिया में होगा और इससे जितना पैसा इन फाइटर्स को मिलेगा उतना पैसा किसी UFC फाइटर को कभी नहीं मिला होगा। 22 जनवरी 2022 को UFC रिंग में सिर्फ साइरिल गेन नहीं हारा था, फर्नांड लोपेस, डेना वाइट, UFC सब हार गए। उससे जो 10 साल की उम्र से सैंड माइंड्स में पत्थर तोड़ रहा था। और उस दिन सिर्फ फ्रांसिस इंगानो नहीं जीता था, उसके फैंस, कैमरून के गरीब बच्चे, उम्मीद, जिद सब जीत गए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ टॉकिंग टाइटन्स का ये पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।